भाई कैसे बनाएंगे गुणवाना? बनाकर रहेंगे गुणवाना, सब बोल रहे हैं, लेकिन कैसे बनाएंगे? उसके लिए दादा मरकाम ने एक फार्मूला दिया और उस फार्मूले के ऊपर गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के जितने भी आनुषंगिक संगठन हैं वो सारे संगठन काम कर रहे हैं। बेनवास दादा मरकाम का जो सपना रहा, उनका दिखाया हुआ जो नक्शा है, इस नक्शे के माध्यम से आप कैसे गुणवाना राज्य की संकल्पना को साकार करोगे, वो नक्शे के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा साथियों। उस नक्शे का नाम है G7S। क्या है? G7S। G माने गुणवाना और S 7 S है उसमें। पहला S है स्वास्थ्य। दादा ने भी वहां पे स्वास्थ्य को रखा है। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क वास करती है। यानी सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा ना, कि नहीं रहना पड़ेगा? दूसरा एस दादा का रहा शिक्षा। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? क्योंकि इस देश को अगर सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो पढ़े लिखे लोगों ने लूटा। ये सच्चाई है कि नहीं है? जितने भी IAS, IPS, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हीं लोगों ने इस देश को लूटा है। लूटा है कि नहीं लूटा है? तो दादा का शिक्षा से मतलब रहा गुणवाना के सांस्कृतिक मूल्यों को सहेज कर मिलने वाली रोजगार मूलक शिक्षा। और वो शिक्षा यानी शिक्षा को जब तक हम अपने हाथ में नहीं पकड़ेंगे, तब तक गुणवाना राज्य का जो सपना है वो साकार नहीं हो सकता। इसलिए दादा मरकाम ने एक टारगेट दिया था गुणवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि कम से कम प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक घोटुल खोलना है करके। गुणवाना गणतंत्र घोटुल। घोटुल का मतलब समझते हैं आप लोग? घोटुल यानी शिक्षा केंद्र। आज वर्तमान समय में जिस तरीके से शिक्षा, स्वास्थ्य का निजीकरण सरकार करते जा रही है, आज के इस परिवेश में को देखते हुए हमें लग रहा है कि आने वाले 10 साल बाद जो आर्थिक रूप से कमजोर तबका है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा, लग रहा है। क्यों? क्योंकि लगातार शिक्षा का निजीकरण हो रहा है। शिक्षा बाजार में बिक रही है और जो बेचने वाले लोग भी हैं वो भी गुणवत्ताहीन शिक्षा हमारे बच्चों को दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा को हमारे समाज को पकड़ना पड़ेगा, ये दादा मरकाम जी ने कहा था। तो उनका दूसरा एस से तात्पर्य था शिक्षा। और तीसरा एस जो दादा का था वो था संस्कृति। यानी संस्कृति गुणवाना आंदोलन का जो मूलाधार है, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस देश के अंदर बहुत सारे सामाजिक संगठन संस्कृति की बात कर रहे हैं और वो संस्कृति की बात कर रहे हैं, संस्कृति को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके संस्कृति बचाने की बात वो करते हैं, लेकिन उनका काम कहां पास दिखता है? मात्र मंचों में दिखता है कि मंच में लगा आए, अपने पारंपरिक वस्त्रों को पहने, 2-4 गीत में नाच गान किए और संस्कृति बचाव वाला कार्यक्रम उनका हो गया। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों कि इस देश के अंदर जो गोंडवाना की संस्कृति है, उस संस्कृति से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। मैं इशारा कर दूं, नागपुर के लोग खासकर वो बहुत डरते हैं आपकी संस्कृति से, क्योंकि आपकी जो संस्कृति है, ये संस्कृति इस बात का इशारा करती है कि गोंडवाना के मूल निवासी हम हैं और तुम लोग बाहरी लोग हो करके। ये कौन इशारा करता है? ये आपकी संस्कृति करती है। दादा मरकाम जी ने कहा था कि कोई भी समाज तब तक हारा हुआ नहीं माना जा सकता जब तक कि उसकी संस्कृति जीवित है। और गोंडवाना की संस्कृति अजर अमर अविनाशी है, ये दादा मरकाम ने कहा था। तो इस संस्कृति को बचाने का जो काम है, हम लोग भले सोचें कि हम गोंडवाना के लोग संस्कृति को बचाने का काम कर रहे हैं करके, लेकिन सच्चाई ये नहीं है साथियों। वास्तव में गोंडवाना की संस्कृति को बचा करके
हम लोग हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर रहे हैं। मैं देखता हूं हमारे मध्य भारत के अंदर आज के समय में संविधान बचाओ के बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन संस्कृति बचाओ का आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? सोचने वाली बात है कि नहीं है? अरे भाई, संविधान तो आपका रोज बदल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के समय में तो सबसे ज्यादा बदलाव संविधान में किया गया कि नहीं किया गया, बताइए। तो गोंडवाना को कौन बचा सकता है? गोंडवाना की संस्कृति बचा सकती है, और गोंडवाना की संस्कृति ही गोंडवाना के मूल निवासियों को राजगद्दी पे बैठा सकती है। साथियों, इस चीज को आप लोग लिख के रख लो, इस चीज को आप लोग लिख के रख लो। तो दादा का तीसरा एस था संस्कृति, और चौथा एस था दादा का स्वावलंबन, यानी अपने पैरों में खड़े रहना। जो स्वावलंबी होगा वही तो स्वाभिमानी होगा ना। कौन होगा स्वाभिमानी, बताइए? जो स्वावलंबी होगा, और जो स्वावलंबी नहीं होगा वो स्वाभिमानी नहीं हो सकता। इसलिए दादा मरकाम बहुत छोटी छोटी बातें दादा ने बोला था। वो बोला करते थे कि पहले अनुशासन, जब आप अनुशासित रहोगे तभी तो आप अपने लिए राशन पैदा कर सकते हो ना, कि करने बिना अनुशासित हुए क्या कर सकते हो? अब आप लोग बताइए, ये गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का मंच है कि नहीं है? है? नहीं है? छात्रों को कैसे बैठना चाहिए? छात्र और छात्राओं को मैं सब तरफ देख रहा हूं, कैसे बैठते हैं छात्र छात्रा लोग? क्या गलत हूं मैं? पहले अनुशासन फिर राशन, और ये दोनों चीज जब आपके पास में रहेंगे तब आपके हाथ में आपका शासन होगा। ये दादा मरकाम ने कहा था, और बहुत कम शब्दों में दादा ने इतना बड़ा खाका खींच के चले गए हैं। साथियों, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि दादा मरकाम ने गोंडवाना के लोगों को बिना रस्सी के फांसी देना सिखाया है। बिना रस्सी के फांसी देना गोंडवाना के मूल निवासियों को दादा मरकाम ने सिखाया, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग सीख नहीं पाए। दादा के आंदोलन से जिनके पास ज्ञान तो था लेकिन वो बोल नहीं पाते थे, इस दादा के आंदोलन से वो लोग इतना बोले वाचाल हो गए। और आज के समय में कांग्रेस भाजपा के कुछ लोग दलाल भी हो गए, नहीं हो गए? हैं? गलत बोल रहा हूं? तो चौथा एस था दादा का स्वावलंबन, और पांचवा एस दादा का था सामुदायिक जीवन दर्शन। जो गोंडवाना जीवन दर्शन का जो मूलाधार है, वो मूलाधार क्या है? सामुदायिक जीवन दर्शन। हम लोग आदिवासियत की बात करते हैं, सामूहिकता की बात करते हैं, सामुदायिकता की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? बताइए। गोंडवाना की जो संस्कृति है, इस संस्कृति का मूलाधार सामुदायिक जीवन दर्शन है कि नहीं है? बताइए आप लोग। है? नहीं है? अरे यार, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं तो बात कर रहा हूं आप लोगों से। सामुदायिक जीवन दर्शन गोंडवाना दर्शन का मूलाधार है कि नहीं है? क्या इस सामुदायिक जीवन दर्शन को हटा देने से गोंडवाना में कुछ बचेगा? यानी किसी एक कार्यकर्ता को कुछ दर्द और तकलीफ हो रहा है तो हमको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बताइए, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर आप तकलीफ में फंसे हो और उस दर्द की अनुभूति मैं ना कर पाऊं, तो फिर मैं कैसे आपसे जुड़ा हूं? कैसे हम एक संगठन के हो सकते? बताइए आप लोग। दादा का जो उद्देश्य था इस गोंडवाना आंदोलन को बनाने का, उसमें दादा का पहला उद्देश्य था गोंडवाना में बुद्धिजीवियों का प्रशिक्षित केंद्रीय गोंडवाना संगठन बनाना। प्रशिक्षित हो और केंद्रीय हो। केंद्रीय का मतलब आप लोग समझते हैं? केंद्रीय संगठन का मतलब समझते हैं कि उस संगठन का कोई एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? और अगर
जिस संगठन का कोई केंद्र बिंदु नहीं होता, वो संगठन बहुत जल्द धराशायी हो जाता है। वक्त के साथ ही वो उठता है और वक्त के साथ ही वो समाप्त हो जाता है। इसलिए संगठन का कोई एक केंद्र बिंदु होना चाहिए। इतिहास गवाह है साथियों कि गोंडवाना का राजपाट क्यों छिना। जब इसका हम अध्ययन करते हैं तब एक बात निकल के आती है कि गोंडवाना के जो राजा महाराजा थे ये आपस में ही लड़ते भिड़ते रहे, इनका कोई एक मुखिया ये लोग बना के नहीं रखे। अगर किसी एक को अपना मुखिया बना के रखते तो 562 रियासतों में 258 रियासत देने के बदले में हमको गोंडवाना राज्य नहीं पृथक गोंडवाना देश मिला होता, पृथक गोंडवाना देश मिला होता। अगर उस समय हमारे ये 552 रियासतों में 258 गोंड राजाओं के रियासत, इनका कोई एक केंद्रीय मुखिया होता, 32 रियासतों के दम पे पृथक पाकिस्तान बन गया। है जानकारी आप लोगों को? मिल गया ना? 32 रियासतों के दम पे पाकिस्तान बन गया। हम दिन 258 रियासत देने के बाद में भी आज भी हम गोंडवाना राज्य के लिए लड़ रहे हैं। अगर उस समय हमारे गोंड राजाओं के पास में केंद्रीय संगठन होता तो आज बड़े गर्व के साथ हम गोंडवाना राष्ट्र में रह रहे होते साथियों। तो अतीत का जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर हमको केंद्रीय संगठन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए? बताइए। एक मुखिया होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कल हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने कहा कि कितने गोंड हैं मध्य प्रदेश में, हर जिलों में अलग अलग गोंडवाना है करके। वो क्यों ऐसी बातों को बोल पा रहे हैं? इसलिए बोल पा रहे हैं कि हम लोग यूनाइटेड नहीं, हमारा कोई एक संगठन नहीं है। गलत बोल रहा हूं क्या? तो दादा का जो 6वां एस था वो था सामुदायिक जीवन दर्शन, और दादा का जो 7वां एस था, 6वां एस था वो था सुरक्षा। यानी अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा, अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा, अपने रोजी रोटी रोजगार की सुरक्षा। ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा बताइए? हमको करना पड़ेगा ना। तो जिस तरीके से हम अपने जल जंगल जमीन की सुरक्षा करते हैं, जिस तरीके से जब हम कोई फसल को बोते हैं तो बागड़ रूंद के या तार बिछा करके अपने फसलों की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। ठीक उसी तरीके से हमको हमारे इस संगठन की भी सुरक्षा करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी बताइए? तो वक्त पड़े तो हाथ में डंडा लेकर के भी रखवाली इस संगठन का करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? आप लोग बताइए। और सुरक्षा हम कर लिए तो जो दादा का 7वां एस था सत्ता, वो सत्ता हमसे दुनिया की कोई ताकत नहीं छीन सकती है साथियों। मैं लगातार पता नहीं क्या से क्या बोलते रहा, लेकिन जाते जाते जो अंतिम बात आप लोगों से कहना चाहूंगा वो ये है साथियों कि जो जन जागृति संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकती है, जो जन जागृति संसाधनों का निर्माण नहीं कर सकती है, वो केंद्रीय संगठन के अभाव में पतवार विहीन नौका के समान है कि नहीं है? बिना पतवार के नौका का क्या होता है? ठीक उसी तरीके से वो कोई भी संगठन हो, वो संगठन अगर संसाधनों का निर्माण नहीं कर पा रही है और उसके पास में कोई केंद्रीय संगठन ना हो तो पतवार विहीन नौका के समान है। और आज बहुत सारे लोग हमारे इस जीएसयू के माध्यम से, जीएसयू के मंचों में भी आते हैं, जाते हैं, कई